thank sir, first of all, I would like to thank all of you for inviting us for this presentation. Sir, we are going to present IFMS Punjab, the next generation IFM. तो जनरली जब भी हम IFMS के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि क्या होगा कि एक बजट सॉफ्टवेयर होगा, एक ट्रेजरी का सॉफ्टवेयर होगा और एक रसीद का सॉफ्टवेयर होगा जो आपस में इंटीग्रेटेड वे में काम कर रहे होंगे। ऑफकोर्स बजट जो है डीडीओ से हमने प्रपोजल्स लिए, देन उसके बाद एचओडी के पास गया है, एचओडी के पास बजट ब्रांचेस के पास वो चीज गई और पीएसएफ से होके कैबिनेट से होके वो चीज अप्रूव हो गई। जनरली हम ये सोचते हैं, देन फिर वो ट्रेजरी के पास गई, ट्रेजरी ने उस बजट के ऊपर बिल्स लगाने शुरू किए और प्रोसेसिंग हो गई, उनकी जो बिल्स है उनकी पेमेंट होगी। एंड देन फिर ई रिसीट है जहाँ पे जो टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू जो भी है वो इकट्ठा होता है। जनरली ये चीज हम सोचते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट IFMS। बट सर हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसको बनाने का नेक्स्ट जनरेशन IFMS का, ये थोड़ा डिफरेंट है। कैसे कि सर ये चीज ऑफकोर्स आई वुड लाइक टू थैंक त्रिखा सर एंड अनिरुद्ध सर कि उन्होंने थोड़ा सा जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है वो हमारा पहले ही शुरू हो गया था कि पहले ही हमने सॉफ्टवेयर लाइक व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम और जीपीएमएस जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। तो इसके बीच में क्या यूनिकनेस है, और इनफैक्ट मैंने और जो जब हमने IFMS 2019 में शुरू किया तो हमने सारे तो नहीं मैं कहते तो मोस्ट ऑफ देम IFMS को स्टडी किया जो इंडिया में इस टाइम चल रहे हैं, चाहे वो TCS का हो, चाहे एक और कंपनी आई रिमेम्बर द नेम, और चाहे वो NIC के सिस्टम्स हो, उन सबको स्टडी किया। तो उसमें सब में यही चीज निकल के आई कि अगर आप अपना एक्सपेंडिचर कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है आप उस तरह से उतनी बेटर वे में फाइनेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सर उसके लिए ऑफ कोर्स हमने इसको डिजाइन ही उस तरह से किया कि जैसे स्मार्ट डैशबोर्ड है, मैं बताऊंगा स्मार्ट डैशबोर्ड में क्या हमको दिया। देन फिर VMS जैसे मैंने कहा व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम है, GPMS है जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। सर तो सबसे पहले क्या हमारे पास चैलेंजेस क्या थे, तो चैलेंज तो सर हमारे पास सबसे पहले यही आया कि नवंबर 2019 में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया। ऑफकोर्स 11 या 12 साल से यहाँ पे TCS काम कर रहा था, सॉफ्टवेयर था। नवंबर 2019 में जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2020 से जो NIC है वो सॉफ्टवेयर पे काम करेगी। तो सॉफ्टवेयर आपको पता है कि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो उसको उन 4 महीनों में बना के लॉन्च करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। ऑल्दो हमने VMS और GPMS पे उस टाइम तक काम खत्म कर लिया था जितना उस टाइम तक एलोकेटेड था। इवन के GPMS का तो और भी स्कोप ऑफ वर्क है, चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे सर। तो हमने क्या किया, उसको फेज मैनर में पहले ये चीज देखा कि कौन सी टास्क हमारी सीरियल में हम टेकअप कर सकते हैं, कौन सी टास्क हम पैरेलल में ले सकते हैं। तो उसको लेके 1 बाय 1 पहले सैलरीज को स्टार्ट किया, बजट का किया, सैलरीज का स्टार्ट किया एम्प्लॉयज की, देन फिर PDPLA अकाउंट्स का किया, EMD का। तो उसको फेज मैनर में हमने जो है एग्जीक्यूट किया और ऑलमोस्ट जहां तक जो 11 साल से TCS वहां पे था, वो कंपनी थी, मैं सॉरी मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए, तो वो कंपनी जहां थी वहां तक हम 1 साल में सर वहां पे पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट उससे कुछ बेटर चेक्स भी हम इस टाइम तक लगा चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे। ऑफकोर्स सर आई एम अ टेक्निकल पर्सन, तो मेरे को जो चीज खुशी देती है वो ये है कि वो जो एप्लीकेशन है वो डिजाइन कैसे हुई है। सर ऑफकोर्स हमने माइक्रोसॉफ्ट सर्विस लेवल आर्किटेक्चर इसमें इंप्लीमेंट किया है, जिसमें क्या है कि जो हम ऐसे देखते हैं कि एक एप्लीकेशन एक बड़ी एप्लीकेशन है, पर सर एक्चुअल में कोई भी एप्लीकेशन इस तरह से डिजाइन नहीं होती। छोटे जो एप्लीकेशन क्या होती है कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स का मतलब मॉड्यूल्स को बना के एक पार्ट बनती है।
तो वो माइक्रो सर्विस लेवल आर्किटेक्चर ऐसे ही है सर। अगर मैं इस डायग्राम की आपसे बात करूं ना, तो ये लगता है कि ई बजट, ई ट्रेजरी और ई रसीद एक सिस्टम, अलग अलग सिस्टम्स है। इवन के सर ई ट्रेजरी के बीच में भी माइक्रो सर्विस है, कि जैसे जो ई कुबेर से पेमेंट होती है हमारी, वो अलग मॉड्यूल है। ई रसीट में जो जीएसटी के साथ इंटीग्रेशन है वो अलग मॉड्यूल है। अगर मैं बजट की बात करूं तो बजट है, बट जो हम पीएसएमएस को एक्सपेंडिचर जाते हैं वो अलग मॉड्यूल है। तो छोटे छोटे मॉड्यूल्स को बना के हमने ये जो एप्लीकेशन है उसको डिजाइन किया है सर। और ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसका फ्रंट एंड और बैक एंड जो है वो सेपरेट है सर। उससे क्या फर्क पड़ता है कि जो फ्रंट एंड अलग होने से क्या है कि पूरे का पूरा फ्रंट एंड जब भी रेंडर होता है वो वेब ब्राउजर साइड पे होता है, सर्वर साइड पे नहीं होता। और सर्वर साइड भी हमारा सर पूरे का पूरा जो है स्टेटलेस है, उसमें सेशन मैनेजमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। जनरली क्या होता है कि अगर आप एक इकट्ठा 10,000 पर्सन ने लॉग इन कर लिया तो आपके 10,000 सेशंस बन जाते हैं, तो एप्लीकेशन आपकी बहुत हैवी हो जाती है। बट इस केस में ऐसा नहीं है, बिकॉज सर्वर साइड पे कुछ भी मेंटेन नहीं हो रहा। तो वो इसका स्टेटलेस का थोड़ा वो है, तो जिससे क्या क्या है कि कम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी जो एप्लीकेशन है वो हमारी ज्यादा अच्छी चलती है सर। ऑफ कोर्स ये तो वेब और मोबाइल दोनों के लिए हमने एक जैसा बैकएंड ही यूज करते हैं, क्योंकि बैकएंड और फ्रंट एंड आपस में अलग हैं सर। देन सर व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम है। तो बेसिकली व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम का यह है कि जो कोई भी व्हीकल जो गवर्नमेंट में है वो या तो ईयरमार्क्ड होगा या फिर पूल्ड होगा। तो हर, चाहे वो ईयरमार्क्ड है चाहे वो पूल्ड है, तो उसकी एक लिमिट है। और जैसे पूल्ड की 260 है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज है 345 है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो 545 है, लीडर्स की जो लिमिट है। Sharma ji, sorry to disturb once again. What we are more interested in is the implementation of your IFMS project, rather than how you conceived and what all you conceived. We are aware of all those things कि उसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए. What is more important is how you started the project implementation from 2019. If you can explain in the state of Punjab how much and to what extent it has been implemented, what have been the challenges in that, and how do you proceed further in running and evolving this project? I'm again chipping in to answer that particular query. As Lavinder has already told, this project was conceived quite late. The contract with the TCS had run into some rough weather, and the government took a decision to develop an altogether new IFMS somewhere in November, December 2019. And the decision was to implement it with effect from 15th of March 2020, later changed to 1st of April 2020. So I had just 3 to 3.5 months to prepare a new system altogether along with the NIC team, and to roll out this for all the 50 administrative departments of the government of Punjab with effect from 1st April 2020, during which the salary of the entire government of Punjab employees would have been withheld in the treasury. To add to my problems further was the introduction of the lockdown on 25th of March 2020 by the government of India, followed suit by all the state governments. So we had to essentially work from the home to ensure the last mile development of the system and its deployment. So these were the challenges under which we had worked. We ensured the rollout of the system with effect from 13th of April 2020. There was a delay of 12 to 13 days, though we had the first test check of the clearance of the system on 3rd of April. And the activity, the implementation and the challenges. So these were the challenges that we had before us. As far as the implementation rollout is concerned, we started with the rollout of the e-treasury on 1st of April.
followed by the rollout of the e-receipt system somewhere in July 2020, followed by the preparation of the new budget and the rollout of the budget 21-22 in this particular system, with effect the data entry in the budget starts somewhere in the month of December. So it started in December 2020 in the new budget module that was prepared for this system, and the budget after its approval by the Vidhan Sabha and notification with the approval consent of the governor was implemented with effect from 1st April 2021 to this particular system. So this is the timeline in which all the three modules have been rolled out. So what essentially done in the system is, and just to add on, with regard to the vehicle management system, it was rolled out prior to the new IFMS system somewhere in 2018. And as Navinder was trying to explain, what the system has done is it has created a single database of all the vehicles available in the government so that they can be deployed at the time of disaster management. Earlier, we did not have any single database. It has ensured to check that the vehicle is being run by the various authorities to whom it is issued as per the instructions of the government. The mischief has been curtailed, and I am happy to share that within the first year of the implementation of vehicle management system, the government was able to save 17 crore rupees of money, despite the fact that the petrol and the diesel prices had risen. The essential thing why we were able to save was we were able to check the mischief that was happening. Then we have also been able to make a database of which of the vehicles are actually in the running condition and which are condemned, which has further helped us to check the mischief in this particular system. Thereafter, we have, with effect from 1st of April, we have integrated our IFMS with the NSDL system, the National Securities Depository Limited, for the NPS scheme. And right now, the monthly deduction of the employee along with the monthly contribution by the employer is being uploaded directly onto the NSDL software. So this is how we have progressed on this particular system and the challenges that we face. So you migrated from your earlier legacy systems. There used to be a treasury system, and your excise and taxation used to have their own systems. Your transport department had their own systems. There were a whole lot of other systems that are existing. So they are all now being integrated with this integrated financial system, IFMS. As far as excise and taxation is concerned, yes, I have been able to onboard them onto my system. As far as transport is concerned, they still have their own system, but we are in the process of integrating the receipt of the transport department with our system. Yes, sir, you can continue the presentation, but you have a time limit of 10 minutes, so you have to conclude the presentation within 10 minutes, sir. सर एक्चुअली मुझे लगता है कि आई थिंक मैं कहीं पे मिस कर गया उस चीज को, बट ये सर ये बेसिकली सर ये चैलेंजेस ही हैं कि जैसे पहले हमारे पास कोई भी ऐसा कोई PDPL अकाउंट नहीं मेंटेन होता था। जस्ट DTOs क्या करते थे, जो अटैचमेंट जो रिसीट्स की अटैचमेंट्स होती थी उसको देख के ही वो क्या करते थे कि उसको देख के ही जो बिल्स है वो पासिंग होती थी। बट अब इस सिस्टम के बीच में ही प्रोविजन है कि वही बताता है कि अगर आप उसको PDPL या EMD अकाउंट डालते हो तो वही सिस्टम ही बताता है कि आपको कि आपके उस अकाउंट में कितना जो अमाउंट है वो अवेलेबल है। सेम इज द केस विद रिफंड बिल। रिफंड बिल का भी ऐसे ही था कि वो देखिए प्लीज
We are not interested in going into the specifics because any system of implementation of this nature involves a transformation and a major business process re-engineering. So those are the integral part of this thing. We all appreciate it very much. So there is no point in going into some specifics of that without the specifics of other. That will not be, we do not have enough time for such things. So please give an overview of the your application and its implementation. अब इन सब चीजों को करने के लिए see you have not talked about what all capacity building exercises you did. You never talked about what all change management exercises you did. See, those are the things which we are more interested in rather than कि पहले बिल ऐसे होता था और अब बिल ऐसे होता है. So see, those are the important things. Because to implement any project, you need capacity building, you need training, you need change management. All these things have to go hand in hand to implement a project. It's not just a software development. So those are the things which have to be highlighted. As per, I would like to answer that particular query with regard to the capacity building and the change management system. I have already elaborated the challenges that I had. At the time of the rollout of this particular system, there was a lockdown, complete lockdown throughout the country in place. So I have own challenges of how to ensure the capacity building. This particular challenge was first of all overcome by ensuring that our new system to begin with should be as close as possible to the earlier TCS system which was in place. I have around 8,000 videos throughout the state of Punjab, and giving them a training itself was a huge challenge in the time constraint and the COVID, the likelihood of COVID constraints that I was facing. So the first thing was to ensure that the system is as close as possible to the earlier system, and then to introduce the changes in the system once the users are accustomed to the system, to ensure that the system is much more friendly and the system is much more secure vis-a-vis the earlier system. So that was the first thing that we did. The second thing was to ensure that the message is appropriately conveyed and understood in the same manner. Various videos were developed which were loaded onto our IFMS system as also the YouTube channel. The videos describe each and every step in which the DDO has to prepare his bill, present his bill. The DDO has to process the bill and clear the bill, and then as far as e-budget is concerned, how the entry into the e-budget has to be done, how the system has to be logged in, how the system will actually look once the person logs in. This is how we ensure the capacity building. As far as change management is concerned, along with the capacity building, as I have already elaborated, the thought process was quite clear that first, let's have all the people on board onto the system, accept the system, then let's start introducing the changes in the small steps to make the system much more secure. And this is the process that we have followed in last 1 year. I mean, I can give certain examples, but then it will be like going into the minute details of the system. I would just like to highlight one particular thing which I believe most of us face with regard to IFMS is that the DTOs, people on their transfer and otherwise normally do not change their passwords. User names are normally fixed. Now, a change has to be brought out in the thinking of the DDO, because even after the transfer, if the same password is continuing, there are always a chances of a fraud happening. And there is also a rampant practice of DDO sharing their password with any other person. So how we did that was we integrated it with the HRMS system. HRMS gives a unique code to each DDO, and an OTP was in, and that unique code is the mobile number of that particular entity. The OTP was automatically sent accepts the change.
I think there's some problem in the network. There's some problem in the network. Should I repeat the change management part? What I was trying to explain is that one of the major problem, or rampant problem, is that DDOs normally do not change their user password even on their transfer, and there is a rampant practice of DDOs sharing their password with the other persons who are employees or not the employees of the government, and this is more so where the DDO is not tech safe. So how to ensure that a change was conceptualized? The way it was conceptualized is, the first thing we came up with something called as a password policy, which ensures that the password has to be changed every 3 months, and the system necessitates that the password needs to be changed, something on the pattern of what a banking transaction system necessitates. Second thing was that this username and the password of the DDO, we introduced a new field of something called as the IHRMS code of the DDO. IHRMS codes are seeded with the mobile number of the DDO, and thereafter the concept of OTP was introduced, so that the OTP goes to the mobile of the DDO, resulting in that the DDO is the one who knows what is happening through his account on the IFMS system, and is thus wholly responsible for the transaction which is happening. So these are the changes which we are trying to bring in. One of the examples of the changes that we are trying to bring in as we are evolving with the system in the last 1 year. Good. So these are some of the best practices which have to be implemented along with the implementation of the system. Excellent. That's good. See, the point is, it's not just a software development. It's not just, I think that technology part is only 30 to 40% of the total thing. But its implementation and follow-up and taking people along, capacity building, training, business process re-engineering, all those things go hand in hand. And you had a bigger challenge. There were the legacy systems which are already running. So you had to transfer from the legacy system to the new system. Migration actually gives rises to a whole lot of other issues which are there, and added to that you had a problem of the lockdown also. I think taking all these things into account, you have done an excellent job. I think those were the points which have to be highlighted in your presentation. I'm only bringing out that those points should have come out in the presentation rather than some of the other minor details which are there. I agree. Actually, I could not devote much time since I am engaged with the implementation of the pay commission recommendations. I have a cabinet today, and on Wednesday, and I was preparing for that particular thing over last. Thank you very much for coming in and adding all this value to the presentation. I'm sure if you had gone through it or prepared it, it would have been a different level altogether. That's okay. You know, my expectations are slightly different from a pure technology point of view, because I'm myself a technology person, so I look into it in a slightly different way. So that's okay. I think it's perfectly okay. Let's move ahead. We have very limited time. चलिए शर्मा जी, थोड़ा जल्दी चलिए क्योंकि डिटेल सारी कवर हो गई हैं। हाँ जी सर, जो हम बात कर रहे थे कि कैसे हमने उस चीज को किया, तो सर जो स्मार्ट डैशबोर्ड्स हैं, वो कोड्स वोड्स की हम सब चीजें समझते हैं, हमें मालूम है वो क्या चीजें हैं। अब आप आगे चलिए। सर इसको यूज करके हमने कम से कम 14 करोड़ के आसपास जो है इसको सेव किया है, और जो पैन रजिस्ट्रेशन अपडेशन है, इससे ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रीब्यूशन सर यूनिक पे ई कोड से हमने 98% जो आरएन आते हैं जो ई कुबेर से, वो उसको हमने एलिमिनेट किया है। देन सर जो फंड लीकेज थी, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा अकाउंट्स मेंटेन नहीं होते थे, तो फंड लीकेज को हमने जो है खत्म किया है इसमें। देन उसके बाद हर एक जो रिसीट है उनको हर एक को मंथ वाइज टारगेट, जो एक्साइज, ट्रांसपोर्ट
टैक्सेशन और साथ में जो है रेवेन्यू, उसको हम सर मंथली टारगेट दे रहे हैं कि आप कैसे मंथली टारगेट अचीव करोगे तो फिर आपका जो है आगे होगा। अदरवाइज और ऑफ कोर्स जो न्यू रिसीट सिस्टम है उसमें हमने मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं उसको करने के लिए। देन एसीडीसी बिल्स जो हैं उसको लिंकेज किया है। देन जो पीएफएमएस सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए सर हम डायरेक्ट ट्रेजरी को जो है उसकी बैंक अकाउंट से लिंक कर रहे हैं। ऑफ कोर्स और एडवांस वैलिडेशन चेक्स है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो सिर्फ पीएसपीसीएल। ठीक है, वी अंडरस्टैंड दिस। अब आप आगे चलिए बिकॉज़ वी डोंट हैव दैट मच। Sir, sorry to interrupt you, sir. Sir, your time limit is over, I think. हाँ बस एक don't go in these details. We are aware of these details. अब आप आगे चलिए। These have been covered. Okay, Things are covered. So this is all our IFMS जहाँ पे AG के साथ कनेक्टेड है, HRMS, VMS, GPMS पेमेंट के लिए इकोबेर के साथ कनेक्टेड है, बैंक्स के साथ कनेक्टेड है। ये पूरा डायग्राम है कि कैसे जो PFMS से हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड आ रहे हैं वो डायरेक्ट आपको बजट, PFMS नाबार्ड से जो फंड आ रहे हैं वो डायरेक्ट बजट में जा रहे हैं, उसका एक्सपेंडिचर जो है आपको ट्रेजरी से मिल रहा है। देन उसके बाद these are the things we understand. I can ask more questions on what technologies you have used and how you have interfaced. I'm not interested at this stage. अभी आप आगे चलिए, आप अपनी achievements बतलाइए और फिर आगे चलिए। तो बेसिकली तो सर यही है कि ये स्केलेबल है काफी जो हमारा सिस्टम है। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ कोर्स टेक्निकली भी है और क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट है, तो उससे हम और कर सकते हैं और उसको एनहांस कर सकते हैं उसकी उसको। देन सर फ्यूचर रोड मैप यही है कि ऑडिट मैनेजमेंट है हमारा। देन आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी है? सर हमने जो फ्रंट एंड के लिए एंगुलर यूज किया और बैक एंड के लिए हमने .NET Core और नोड यूज किया सर। तो आप .NET पे चले गए, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज यूज करी हैं? कोर .NET Core, हाँ माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है सर वो। तो ओपन सोर्स नहीं यूज करा आपने? सर वो ओपन सोर्स ही है, जो नोड है एंगुलर है वो ओपन सोर्स है। इनफैक्ट .NET Core है सर जो वो भी ओपन सोर्स ही है। अच्छा चलिए, गुड very good. Jury members, we have exceeded the time limit. I think we should conclude the presentation. Yes. सर ऑफ कोर्स जो रिसीट के लिए अभी हमारा इकोबेर से लिंक करना है पेंडिंग। देन जब वो लिंक हो जाएगा तो उसका हमको ऑनलाइन फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ जो स्टेट है वो एक डैशबोर्ड के ऊपर ही हमको मिल जाएगा। बाकी सर ई वाउचर्स का है अभी इम्प्लीमेंटेशन, वो अभी बाकी है। बाकी जो ई बजट और ट्रेजरी है उस सॉफ्टवेयर को कैसे हम डिपार्टमेंटल बैंक अकाउंट से लिंक करेंगे, वो चीज अभी जो हमारे फ्यूचर रोड मैप में है। इनफैक्ट सर NSD और नाबार्ड ने भी हमको अप्रोच किया है कि उनका जो सिस्टम है वो हम लिंक करें हमारे IFMS के सिस्टम के साथ, ताकि हम कोर्स मोर रिक्लेयर को जो है वो चला सके। That's all, sir. Thank you, sir. So, jury members, any questions? शर्मा जी, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। नहीं सर, adequately discuss हो गया है। It is not easy to implement such a large project consisting of 50 departments and take care of legacy issues. It has been a very good achievement of Punjab government. I think they need to continue it very well, Narendra Sharma ji. Thank you so much.